हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए बिना समय को व्यर्थ गवाएं हम लोग सवालों पे आएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जैसा कि वादा आपसे किया था मैंने कि क्रैश कोर्स में क्लास 10th के लिए लेके आऊँगा और क्रैश कोर्स सेकंड क्लास है ये आप लोगों के लिए। इसके पहले मैंने एक क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूँ जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को बिना गवाएं हम लोग शुरू करते हैं सवालों को। ये 2014 का पेपर है और 2014 का ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, मतलब कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स का सेट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो इनके बीच संबंध क्या होता है। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि आपके पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें V भी हो, I भी हो और R भी हो। तो जी हाँ दोस्तों, अपने पास फॉर्मूला है। वी नो दैट कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, IR, जिसमें V विभवांतर होता है। V क्या होता है, विभवांतर होता है। I क्या होती है, धारा होती है। और R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको यहाँ पर V बराबर IR ही फॉर्मूला होगा, ऐसा नहीं है। अब अगर हम इस I को यहीं पर रहने दें और R जो कि अपने गुना में है बराबर को यहीं पर रहने दें, V को यहीं पर रहने दें, R जो यहाँ पर गुना में है इसको इस तरफ ले आएँ तो गुना में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो एक फॉर्मूला ये भी होगा कि I बराबर V बट्टे R। रुकिएगा भी, अब फिर अगर हम R को यहीं पे रहने दें और V को भी यहीं पे रहने दें, बीच में बराबर का बराबर रहने दें, तो यहाँ से R को ऐसे ही रहने दें तो I गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो अपने पास जो संबंध आएगा ना वो संबंध आपको तीनों होगा। क्या क्या, एक V बराबर IR, एक I बराबर V बट्टे R और R बराबर V बट्टे I। तो दोस्तों अपना जवाब क्या हो जाएगा, एक होगा V बराबर IR, एक होगा, दूसरा क्या होगा I बराबर V बट्टे R और तीसरा क्या होगा R बराबर V बट्टे I। ये तीनों जो है आपको ऑप्शन मिलेंगे और तीनों ऑप्शन आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल है कि विद्युत फ्यूज आधारित होती है। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ना पड़ेगा, हम इसका ऑप्शन लिख देते हैं R बराबर V बट्टे I। चलिए देखिए विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं विद्युत फ्यूज की, तो विद्युत फ्यूज क्या है, तो याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो होती है, विद्युत फ्यूज जो होती है वो क्या होती है, एक युक्ति होती है। क्या होती है, एक युक्ति है। कैसी युक्ति है, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। अब ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है तो हम आपको समझाते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। देखिए जूल ने अपना एक ऊष्मीय नियम दिया था। उस ऊष्मीय नियम में ये बात बताई गई कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो जब धारा प्रवाहित हो रही होगी तो धारा प्रवाहित होने के क्रम में उसमें जो गतिशील कण होंगे वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के परस्पर टक्कर होने के कारण क्या होते हैं कि परिपथ गर्म हो जाते हैं, और गर्म हो जाते हैं तो इस चीज के बारे में जूल ने अपने ऊष्मीय नियम में बताया कि U जो होती है उस परिपथ में उपस्थित जो तार है, उस परिपथ में उपस्थित जो आंतरिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, U बराबर वो किसके बराबर होती है, U बराबर I स्क्वायर RT के बराबर होती है। इसी फॉर्मूले के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो U बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर अपना जो है विद्युत फ्यूज क्या है, तो विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। तो विद्युत धारा कि ऊष्मीय प्रभाव पर, यह किस पर आधारित है दोस्तों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर दिखा रहे हैं इसके साथ साथ हम कह सकते हैं विद्युत फ्यूज किस तार में जोड़ा जाता है। सवाल पूछता है दोस्तों कि परिपथ में विद्युत फ्यूज किस तार में जोड़ा जाता है, परिपथ में विद्युत फ्यूज किस तार में जोड़ा जाता है। जानते हैं क्या पूछा जाता है, फ्यूज विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो किस तार में जोड़ा जाता है, जानते हैं किस तार में जोड़ा जाता है, लाइव वायर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, लाइव वायर में, जिसको हिंदी में कहा जाता है विधुनमय तार। क्या कहते हैं, विधुनमय तार। इस विधुनमय तार में ही हम फ्यूज को जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं ताकि किसी परिपथ में अगर एकाएक धारा का मान बदल जाए, धारा का मान एकाएक उच्च हो जाए, जैसे हम समझाना चाह रहे हैं
हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा होती है और 5 एम्पियर की धारा मुश्किल से होती है। ठीक है, अब अगर ऐसा मानिए कि अगर हमारे घर में धारा आ रही है और 5 से एकाएक आपको यहाँ पर 10 मिलने लगे, 10 एम्पियर की धारा, तो क्या होगे, हमारे घरों में अगर एसी है, अगर फ्रिज है, अगर कूलर है, अगर टीवी है, वो सारे जल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि विद्युत परिपथ में, जैसे कि ये परिपथ हो गया, तो ये ऊपर वाला लाइव वायर है, इसी लाइव वायर में हम फ्यूज को जोड़ देते हैं। तो फ्यूज को जोड़ते हैं तो लाइव वायर में जोड़ने के बाद क्या होगा यहाँ से कि जैसे ही धारा का मान उच्च होगा तो ये सर्किट ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने से धारा का प्रवाह रुक जाएगा और हमारे जो उपकरण जो घर में लगाए गए हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, जो भी है, फैन, वो सारे के सारे आपको सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको कहा जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए, अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में डायनेमो है तो अपना डायनेमो भी होगा, अगर आपके ऑप्शन में जनित्र है तो आपका जनित्र भी आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, डायनेमो भी होगा और जनित्र भी होगा, बट आपको कैसे टिक करना है, और अगर दोनों रहेगा तो दोनों टिक करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो आपके किताब में जो ऑप्शन है क्वेश्चन बैंक में, उसमें ऑप्शन दिया है जनित्र। क्या दिया है ऑप्शन? जनित्र, तो हम लिख देंगे जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं इस डायनेमो के बारे में बताऊँ। ठीक है दोस्तों, तो डायनेमो के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायनेमो क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना तो कहना नहीं पड़ेगा, जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं उन्हें तो ज़रूर ही मालूम है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों कि डायनेमो क्या है? डायनेमो। अगर हम बात करें दोस्तों कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, तो डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, एसी और डीसी। एसी को हम कहते हैं ALTERNATING, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों इसका सवाल पूछा जाता है। और डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा। क्या होती है दोस्तों? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा का सवाल पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर ये है समय और ये है धारा का मान। ये क्या है? धारा का मान। और ये है आपको समय, और ये भी क्या है? धारा का मान। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि समय के साथ धारा का जो मान है ना, वो बदलते रहता है। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वैसी धारा हम जिसमें धारा का मान समय अक्ष के साथ बदलते रहता है। जैसे हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? शून्य, तो यहाँ से 1 2 3 गया होगा, इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये 0 है, यहाँ पर क्या है? 0 है, 0 है, तो 0 से 1 पर गया, 2 पर गया, मैक्सिमम हाइट कितनी गई? 2, प्लस का 2, किसका 2? प्लस का 2। तो नीचे देखें तो नीचे क्या हो रही है? ये 1 2 और 3, यानी कि -3 तक आ रही, -3 तक आ रही। तो आप क्या देख रहे हैं? इसमें धारा का मान समय के साथ बदल रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर समय जो है वो क्या होगा? यहाँ पर समय अक्ष है, ठीक है, और ये आपको धारा का मान है। तो याद रखिएगा, समय अक्ष के साथ ना धारा का मान नहीं बदलेगा। आप देखिए, समय बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन धारा का मान देखो 1 2 3 4 5। अच्छा आप देखो 3 पर ही रुका हुआ है, आगे बढ़ रहा है क्या? ये इधर मत देखो बढ़ रहा है, आगे का मतलब ऊपर। जब
इधर ऊपर बढ़ेगा तब ना 3 से 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसा ध्यान रखना है। आपकी परिभाषा क्या बनेगी, वैसी धारा जिसका मान समय के साथ, समय अक्ष के साथ बदलता हो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और वैसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता हो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसमें समय के साथ स्थिति बदलती है धारा का मान, और उसमें समय के साथ धारा का मान नहीं बदलता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। आगे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हम इसी में बता चुके थे। इसका जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, इसी में हम बता चुके थे, तो उसमें क्या होती है कि गतिशील कण जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, कि जिसके कारण इलेक्ट्रॉन परस्पर टक्कर करते हैं और टक्कर के फलस्वरूप क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, परिपथ गर्म हो जाती है। और उसी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में किसने बताया था, जूल ने, और अपना ऊष्मीय नियम दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब आपके पास सवाल है दोस्तों कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो सबसे पहले कि जीव द्रव्यमान क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या कि जीव द्रव्यमान क्या है। तो अगर हम वीडियो में आगे बढ़ें तो याद रखिएगा, जीव द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं बायो, और फिर कहते हैं मास। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि वैसे देखिए आपको क्या खोजना है, ऊर्जा स्रोत। क्या खोजना है, ऊर्जा स्रोत। आपको वैसे ऊर्जा स्रोत ढूंढना है ना जो जीव जंतु के अवशेष से उत्पन्न नहीं होते हैं। बायोमास का मतलब होता है जैव द्रव्यमान, जैव द्रव्यमान। तो जीव जंतु के अवशेष से तैयार नहीं होते हैं। जानते हैं जीव द्रव्यमान जो होते हैं, इसके अगर हम उदाहरण दें आपको कि इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हम कह सकते हैं गोबर गैस, या फिर जिसको हम कहते हैं बायोगैस। क्या कहते हैं, बायोगैस। पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो हैं आपको बायोमास एनर्जी के स्रोत हैं। बायोमास एनर्जी के क्या हैं, स्रोत हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत पूछा जा रहा है, ठीक है, स्रोत नहीं पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पेट्रोल, डीजल, ये सब पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। और हम जानते हैं कि पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। तो पेट्रोल का निर्माण, ये अगर अपनी समुद्र है और समुद्र में क्या रहती है, हलचल होते रहती है, तो जितने भी समुद्री जीव हैं, इन समुद्री जीव के ऊपर, मान लीजिए ये जीव है, इस जीव के ऊपर मिट्टी की परतें ऊपर चढ़ते जाती है, और ऐसा होगा कि ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जब नीचे की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा, इसका संपर्क ऊपर के जल से संपर्क टूट जाएगा, और टूटने की क्रिया के दौरान क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर होगा हाई, और फिर प्रेशर होगा हाई। और टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई मतलब उच्च ताप और उच्च दाब के फलस्वरूप ये जो जीव होते हैं ये अब किस में बदल जाते हैं दोस्तों, तो ये बदल जाते हैं पेट्रोल में। ठीक वही प्रक्रिया कोयले के साथ भी होती है। तो यहाँ पर हम वो नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो जीव है, इस जीव के अवशेष से ही तैयार हुआ है क्या, पेट्रोलियम पदार्थ। क्या तैयार हुआ है, पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो होगा ना दोस्तों, वो आपको क्या होगा, वो जैव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं होगा, तो आपकी किताब में जो ऑप्शन था वो था सौर ऊर्जा। क्या था, सौर ऊर्जा। तो सूरज से जो प्राप्त ऊर्जा है ना, वो जैव द्रव्यमान का स्रोत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ऊर्जा मिलती है सूरज से, वो ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। हम जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि आपके पास एक पवन विद्युत जनित्र है। क्या है, हवा से चलने वाला एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। हवा से चलने वाला क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है। पूछ रहा है कि उसके लिए अगर उसको चलाना है, हवा से चलने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाना है, तो आपको पूछ रहा है कि उसके लिए हवा की चाल यानी कि पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए होता है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पे कन्फ्यूजन है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है कि प्रति सेकंड है। ठीक है, 15 किलोमीटर ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर सेकंड होगा कि घंटा होगा, आप देखिए हमें कमेंट में बताएंगे, और गलती होगा तो हमें बोलेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सही करेंगे। आगे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर NO2 और NO मिलता है, NO2 और NO मिलता है। याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट के अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है
Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर Na2CO3 10H2O है, आपको सवाल में कैसे घुमाएगा, ऑप्शन में देगा Na2CO3 इंटू 7H2O, फिर देगा Na2CO3 इंटू 5H2O, ठीक है। और आप इसी में सब देखेंगे, सब सही है, लेकिन आप इस H2O पर ध्यान नहीं देंगे। अणु, जल के 10 अणु होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु होते हैं, और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन 10 में से 9 जो है आपको जल के अणु वायुमंडल में चले जाते हैं और एक रह जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम उत्फुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फुलन। उत्फुलन को शायद इंग्लिश में एक्सटॉर्शन वगैरह बोलते हैं, याद रखिएगा। उत्फुलन प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट को खुली वायु में छोड़ने पर वे अपने क्या करते हैं, जल के 10 अणुओं में से 9 अणु का त्याग कर देते हैं और एक अणु जल रह जाता है, और इस प्रकार इसका जो नामकरण होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या नाम हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या हो जाता है दोस्तों? मोनोहाइड्रेट। और यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 है तो डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? डेकाहाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम याद रखना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि क्लोर एल्कली विधि से क्या तैयार की जाती है। तो दोस्तों क्लोर एल्कली जो विधि है ना, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, एक प्रबल क्षार है। एक क्या है? प्रबल क्षार है। आइए समझाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। कि जब नमक और जल के विलयन में, इसके विलयन में नमक में लिए हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, और जल है H2O, ठीक है। और जैसे ही इस विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। तो प्रवाहित करने के क्रम में क्या होता है दोस्तों कि Na और इसमें जो Cl है ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और Cl चला जाता है कैथोड पर, एनोड पर। कहाँ जाता है दोस्तों? एनोड पर। और ये जो Na है, यह Na जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये बना देता है NaOH, और NaOH और प्लस में H2 गैस निकालता है, जहाँ पर NaOH का हम लोग NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर एल्कली विधि। और एल्कली का मतलब होता है दोस्तों क्षार। तो कहीं कहीं पर इसको लिख देगा क्लोर क्षार विधि क्या है, या क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो उसका भी जवाब सेम होगा कि उस वैसी प्रक्रिया जिससे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अनेक कार्यों में करते हैं, जैसे अम्ल की क्षारीयत, अम्ल के मान को कम करने के लिए, जैसे अम्ल और ये है क्षार, इन दोनों की अभिक्रिया करा देंगे तो लवण और जल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि सोडियम, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, जैसे कि लिथियम, कहीं कहीं पर दोस्तों पोटेशियम भी देता है तो पोटेशियम भी लिख लेंगे। तो ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फिर लिथियम। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको इरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो सवाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है। याद रखिएगा 3 आबंध का मतलब ये होता है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो दोस्तों? उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। उसमें क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
त्रिआबंध होना चाहिए, वही चीज़ है। तो चलिए इससे पहले हम समझते हैं यहाँ पर लिखा क्या है कि किस हाइड्रोकार्बन में, मतलब बना होना चाहिए वो हाइड्रोजन और कार्बन से। किससे बना होना चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन से। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों की, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और वी नो दैट कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं संतृप्त और दूसरा होता है दोस्तों असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ याद रखिएगा, हाँ, और असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें इसमें तो एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड मतलब, और इसमें होता है द्विआबंध या त्रिआबंध। इसमें क्या होता है? द्विआबंध या त्रिआबंध। द्विआबंध या त्रिआबंध। अब देखो, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये एक प्रकार के होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्केन, और ये जो होते हैं ये असंतृप्त, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एल्कीन और एक को कहते हैं एल्काइन। याद रखिएगा, एक को कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस का 2, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस का 2। ये ध्यान रखिएगा। और इसी पर आधारित आपके सवाल बनेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर C के जगह हम यहाँ पर 1 रखते हैं, N के जगह पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4। तो C1H4 मतलब इसी को लिखते हैं CH4। अच्छा, इसमें आ जाओ। यहाँ पर कार्बन के जगह हम 1 रखते हैं, 1 नहीं रखते हैं, 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। यहाँ पर भी हम N के जगह पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 2। और इन सब के संरचना सूत्र को बनाए दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन लिख देंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब ये जो है 4 कार्बन के द्वारा अपने सहसंयोजक बंधन को पूरा कर सकता है। याद रखिएगा, बंधन क्या होते हैं, रासायनिक बंधन क्या होते हैं? तो एक ऐसा आबंध होता है या एक ऐसा बंधन होता है जिसमें तत्व और यौगिक या आयन एक दूसरे को आपस में बांध कर रखते हैं, जिसमें हम इसके बारे में अच्छी तरह से एक वीडियो बना देंगे कि रासायनिक बंधन क्या होते हैं, उसमें समझा देंगे। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार से आपके 10th क्लास में पढ़ना है। एक होता है आयनिक बंधन, दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन उसे कहते हैं जो धातु और अधातु के बीच में बनता है, और सहसंयोजक बंधन उसे कहते हैं जो अधातु और अधातु के बीच में बनता है। तो यहाँ पर कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, तो यहाँ पर जो बंधन बनेगा वो बनेगा सहसंयोजक बंधन। वो क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन। तो याद रखना है यहाँ पर कि अगर हम कार्बन की संयोजकता देखें तो 4 होती है, और हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक दे देंगे इलेक्ट्रॉन इधर, एक दे देंगे इधर, एक दे देंगे इधर, एक दे देंगे इधर। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4, तो 4 हाइड्रोजन सजा देंगे, और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, तो ये 1 हाइड्रोजन वाला डॉट से दिखा रहे हैं, डॉट से दिखाएंगे, डॉट से। और यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इनके बीच में हम बंधन क्रिएट कर देते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन से एक बंधन बना, और इसी को कहते हैं एकल बंधन। तो इस चीज़ को मिटा के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सीधे हम बंधन दे सकते हैं, एकल बंधन। ये हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने हैं? 2, तो 1 कार्बन 2 कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन दे दिए, और फिर 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब ध्यान देना कि हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए। अब इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, बच गए 2, तो 2 को यहाँ कर देंगे, तो 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन के देखेंगे 1 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इनके बीच जब हम बंधन बना देंगे तो एक बंधन, यहाँ पर एक बंधन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो टोटल डबल बॉन्ड हो गए यहाँ पर। फिर इसमें देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसके कार्बन के 4, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख देंगे, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ पर दे दिया, तो बच गए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ,
ठीक है, और ये मिला देंगे तो इसमें हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो आपके जो सवाल थे ना, उस सवाल के जवाब ये है किसमें त्रिअबंध है, तो किसमें त्रिअबंध होता है, तो आपका जवाब होगा एल्काइन। किसमें होता है, एल्काइन। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आप इस फॉर्मूले से चेक कर लेंगे कि किसमें जो है यह फॉर्मूला पालन हो रहा है, किस सूत्र में ये वो फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें लगेगा वही उसका जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक क्या है। तो कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक की बात करें ना, तो ये CA होता है और यहाँ पर ऐसे रहता है, इसका प्रतिकारक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है उसका नाम है, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। उसका ट्रिक है कहना क्या मंगल जीलो सीता। उससे पहले मैं इसको बताऊंगा, इससे पहले आप इसको देख लीजिए। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। और उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, उसका नाम है केंचुआ। क्या नाम है, केंचुआ। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना जो है वो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बच गया आपके पास सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे निकलेगा। इसकी मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखिएगा। इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी कहना क्या मंगल जी लो सीता और फिर AGAU और यहाँ पर HG लिख देना। चलिए देखिए के कह ना, ठीक है, तो यहाँ पर कह ना कर देना, का मंगल जीलो। अब देखो के से होता है पोटेशियम, पोटेशियम, फिर क्या होगा, ये होगा सोडियम, ये क्या होगा कैल्शियम, ये क्या होगा मैग्नीशियम, ये क्या होगा मैग्नीशियम, ये क्या होगा आपको एल्यूमिनियम, ये क्या होगा आपको दोस्तों जिंक, ये क्या होगा आपको लोहा, ये क्या होगा सीसा, ये क्या होगा तांबा, ये क्या होगा पारा, ये क्या होगा चांदी, ये क्या होगा सोना। ये सारे आपको तत्व हैं। और याद रखिएगा कि इसमें ऊपर वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और नीचे वाले सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ऊपर वाले सबसे ज़्यादा क्रियाशील, नीचे वाले बहुत कम क्रियाशील होते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो टोटल में जितने सवाल करवाए हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।